कैसे हो? तो आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में। याद करिए, अभी तक हम लोगों ने क्या बात कर ली थी? हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात कर लिया था। फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट थे, फेराडे के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में बात किया, उसके फॉर्मूले के बारे में बात किया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया उसके रिलेटेड। ठीक, अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। मैं आपका केमिस्ट्री सर उमेश सर स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। एक लंबी सांस ले लीजिए, डीप ब्रीथ, और स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखिए, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नाम से नहीं लग रहा? कंडक्टेंस कब? इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या? जब हम कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी हो रही है, किसकी कंडक्शन हो रहा है? किसकी? इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है। कहां पे? आपके सोल्यूशन में। मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नाम से इसका मतलब छिपा है। अब जैसे ही आपने अभी इतनी बेसिक बातें हो चुकी, तो आपको पता है कि जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, वैसे ही जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किसमें टूट जाता है? ए प्लस एंड बी माइनस, मतलब अपने आयंस में टूट जाता है। जब आयंस में टूट जाएगा तो अपनी अपने थ्रू क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। पास होने देगा मतलब वही हुआ कंडक्टेंस। तो कंडक्शन हुआ किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। कहां पे? इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक, जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस करेंगे, तो मैंने आपको बोला था जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो अपने थ्रू क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस करेंगे। स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा करेगा, वीक वाला कम करेगा। कॉमन सेंस है। तो जैसे सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेस, सॉल्ट, वाटर में या मोल्टेन सॉल्ट्स, ये सब क्या करते हैं? इनके थ्रू आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि इन सब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक, हेलो। और क्यों पास हो रही है मैंने आपको बता ही दिया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस मूवमेंट हो रहा है, आयंस मूव कर रहे हैं। देखो, एक बेसिक फंडा देता हूं तुम्हें, एक बेसिक लाइन बताता हूं। इतना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये तो क्लियर है कि तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी है, फिर भी मैं बता रहा हूं। देखो, कभी भी पूछे कुछ भी ले ले, जैसे मैंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हूं, तुम्हें कंफर्म करना हो, तो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वही कर सकते हैं या तो जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना मेरे लाल, क्या प्रेजेंट हो? फ्री इलेक्ट्रॉन, या क्या प्रेजेंट हो? फ्री आयंस। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और वो सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। और जो फ्री आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें विद द हेल्प ऑफ फ्री आयंस, उन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और ये या तो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या तो एक्वस। ये पहले भी बात हो चुकी है। तो मैं जितने भी एग्जांपल लूं, आप खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं, ये कंडक्टर है कि इलेक्ट्रोलाइट है। तुम खुद भी चेक कर सकते हो बड़े आराम से। चेक कर लेना, जो सॉलिड स्टेट में कर रहा हो विद द फ्री इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर है, जो मोल्टेन या एक्वस स्टेट में कर रहा हो विद द फ्री आयंस वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, क्लियर? एकदम बेसिक फंडा था। अब सवाल क्या आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जहां पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है? तो सबसे पहला, नाम से देखो पता चल जाएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यार सिंपल है ना, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करेगा? कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऑब्वियसली, पर जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। और ज्यादा नंबर ऑफ आयंस से मत समझो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए प्यारे बच्चों। और जो कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। और जो वीक होते हैं वो कंप्लीट नहीं डिसोसिएट होते, वो कैसे होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। अब अगर पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो लेस अमाउंट में आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी क्या होगा? कम होगा, है ना? तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो आयंस भी कम होंगे भाई, आयनाइजेशन प्रॉपर्टी कम होगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? कम। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट मैं बता चुका हूं आपको, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने स्ट्रॉन्ग बेस है, या जितने ऐसे सॉल्ट हैं जिसमें कम से कम कोई एक स्ट्रॉन्ग हो। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड प्लस बेस मिला के। तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो सॉल्ट कैसा कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। वीक मतलब वीक एसिड, वीक बेस, या ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बने हैं, उनको हम क्या किस कैटेगरी में डालते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा होगा
और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कम। क्लियर है एकदम बात? ठीक है, एकदम आसान है मेरे भाई, टेंशन लेने का नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। दूसरा कह रहा है साइज ऑफ आयन। अब खुद सोचो, अगर जो आयन्स हैं तुम्हारे सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, अगर वो बड़े बड़े होंगे तो वो ज्यादा मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। भाई छोटे होंगे तो बहुत देर भाग भी सकते हैं, तेज भी भाग सकते हैं, दूर तक भी भाग सकते हैं। बड़े हैं तो साइज ऑफ आयन अगर इंक्रीज हुआ तो मोमेंट उनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और मोमेंट डिक्रीज तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या हो गया, डिक्रीज। क्लियर? मतलब क्लियर फंडा क्या कह रहा है, साइज के कैसे हैं कंडक्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक। तीसरा कह रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अरे ये तो वही वाला फंडा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आप मुझको किसी में एक्वस मेरा सोल्यूशन बना रहे हैं, अगर मैं उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाऊंगा तभी तो ज्यादा आयन प्रोड्यूस होगा। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिसमें खुद प्लस माइनस है, तो वो प्लस माइनस है मतलब ये खुद पोलर है, तो ये कहाँ पसंद करेंगे डिसॉल्व होना, लाइक डिसॉल्व लाइक हिसाब से ये खुद भी डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व होना पसंद करेंगे पोलर सॉल्वेंट में। तो कह रहा है नेचर का सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर। पोलर होगा तो सॉल्वेंट अच्छे से डिसॉल्व करेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन अच्छे से डिसॉल्व होगा। अच्छे से होगा तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गया। सर मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गया, आयन बढ़ गया तो सर फिर तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। बट मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब भीड़ बहुत बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई तो मैं ज्यादा भाग नहीं पाऊंगा। आयन होने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, आयन के मोमेंट से होती है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा आयन्स में भीड़ हो जाएगी, भीड़, तो मैं ज्यादा मूव नहीं कर पाऊंगा, मोमेंट मेरा कम हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ आयन डिक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ आयन्स बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अभी क्लियर है? मैंने सटीक एग्जांपल दिया आपको, अच्छे समझ जाओगे। ठीक। और टेम्परेचर तो सब लोग समझते हो अच्छे से कि यार ऑब्वियसली सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टेंस जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो एकदम, कोई डाउट नहीं? अच्छा बात क्लियर हो गया। कौन कौन से बातों पर डिपेंड किया, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, साइज ऑफ द आयंस पे, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पे, इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पे और टेम्परेचर पे। ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आपने बोला ठीक है सर ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का कुछ तो आइडिया मिला हमें। ठीक, तो चलो अब आपको अच्छे से पता है ये वाला कॉन्सेप्ट कि जैसे मेटल में इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं, मैंने अभी क्या बोला, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे वो फॉलो करते हैं ना ओम्स लॉ। आपने पढ़ा है ओम्स लॉ क्या होता है? हेलो, पढ़ा नहीं है? V इक्वल टू आई आर, या लिखते थे R इक्वल टू V अपॉन आई, यही था ओम्स लॉ। तो जैसे कंडक्टर्स मानते हैं ना ओम्स लॉ, वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी फॉलो करते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, वही स्टेटमेंट सीधे है, R इक्वल टू V अपॉन आई या I इक्वल टू V अपॉन आर। तो इसी को मैथमेटिकल, इसको देख के तुम फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो वर्ड फॉर्म में कि क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ द करंट है वो क्या है, किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस के। ये ओम्स लॉ। उसी को मैंने V इक्वल टू आई आर लिख दूं, R इक्वल टू V अपॉन आई लिख दूं, या I इक्वल टू V अपॉन आर लिख दूं, सब एक ही बात है। और R क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम, सिंबल ऐसे लिखते हैं ओम। ठीक, या ओम या आर की यूनिट ऐसे लिख सकते हो, V मतलब वोल्ट, आई मतलब एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं, बट मोस्टली हम रेजिस्टेंस की जब भी बात करते हैं तो हम ओम ओम से उसके रिप्रेजेंट को यूज करते हैं, उसके यूनिट्स को। ठीक है, क्लियर है? तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी अगर फ्लो ऑफ करंट हो रहा है तो यहां भी कुछ बातें हमें पढ़नी पड़ेगी, हमें यहां भी पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, किन सिंबल से रिप्रेजेंट करें, क्या फॉर्मूला है, क्या यूनिट्स हैं, यही सब हमें क्या करना है, एक एक करके डिस्कस करना है। आसान है, ऑब्वियसली पढ़ा होगा अभी तक ये बातों को, मैं एक बार और पढ़ा दूंगा और एकदम पक्का हो जाएगा, टेंशन नहीं लगेगा ना। ठीक है, चलो आप बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या,
रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस या जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर, वो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। किसके, किसके मेरे प्यारे बच्चों, किसके, जहां पे आपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन रखा है, भाई आप जब भी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक करोगे ऐसे रखोगे, दो इलेक्ट्रोड रखा होगा, ठीक है, और ये आपस में कनेक्ट होंगे और यहीं पे भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो ये जो ये लेंथ है क्या, कौन सी लेंथ, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और क्रॉस सेक्शन एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बोल रहा है वो। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। तो आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, या मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं रो। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे रो क्या है, आर है रेजिस्टेंस, तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अभी मैंने बोला ना कुछ टर्म्स, देखो आर है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हेलो, अगर मैं एल को भी 1 सेंटीमीटर कर दूं, ए को भी 1 सेंटीमीटर कर दूं, तो क्लियर हो जाएगा कि आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, रो। बस इसी बात को बोलना सीख लेते हैं, ये तो बहुत आसान काम है। कैसे बोले, हेलो कैसे बोले, क्या बोले कि रेजिस्टिविटी क्या है, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, कब, व्हेन व्हेन कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस ही इक्वल टू हो जाता है रेजिस्टिविटी के। या और भी दूसरे टर्म में कहना चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। ठीक, हेलो क्लियर है ना। अब यूनिट की बात करें, भाई आर की यूनिट तो पता है, आर की यूनिट हमें पता है ना क्या होती है, ओम। तो रो की यूनिट क्या है, देखो यही से दिमाग लगा दो तुम भी, कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल, है ना। तो आर मतलब ओम, ए मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, एल मतलब लेंथ मतलब सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट गया, यूनिट क्या निकल के आ गई प्यारे बच्चों, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, है ना। एक ही बात है भाई, आप डिपेंड करता है आपने ये लेंथ क्या ली है, मीटर में कि सेंटीमीटर में। तो यूनिट क्या है, देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या लिखी हुई है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, या ओम मीटर को ओम सेंटीमीटर में बदलना हो तो हमें अच्छे से पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 ओम मीटर मतलब 100 ओम सेंटीमीटर। ये तो बच्चों वाला काम है, आपको वैसे भी आता है, ठीक। ठीक, अब सुनो, तुमने दो बातें समझी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनना, तुमने रेजिस्टेंस समझ लिया, रेजिस्टिविटी समझ लिया, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन आर को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, 1 अपॉन आर को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और वहां पे भाई 1 अपॉन आर मतलब आर क्या था, हेलो मैं थोड़ा ऊपर करता हूं तुम्हें दिखे, देखो ध्यान से, आर क्या था, आर मतलब था रो एल अपॉन ए। अब 1 अपॉन आर करूंगा तब क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर मतलब जी कंडक्टेंस, ये 1 अपॉन रो हो जाएगा, और ये जो एल अपॉन ए था वो क्या हो जाएगा, ए बाई एल हो जाएगा, यही तो हुआ कंडक्टेंस। हेलो भाई, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो आर तो हमें पता ही है, पढ़ ही लिया हमने, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो 1 अपॉन आर मतलब ये हो गया जी 1 अपॉन रो, और ये एल अपॉन ए अपॉन एल हो गया। और मेरे प्यारों, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे रेजिस्टेंस में जो था टर्म उसको बोला था रेजिस्टिविटी, वैसे ही कंडक्टेंस में ये जो 1 अपॉन रो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं चैंपियंस, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। अरे के को थोड़ा स्टाइलिश लिख दो, कप्पा हो जाता है, कप्पा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जी इक्वल टू कप्पा ए अपॉन एल। जी क्या है, कंडक्टेंस, के क्या है, कंडक्टिविटी, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो अगर आर की यूनिट ओम थी तो जी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, है ना। हेलो, क्या होगी, ओम इनवर्स, सिंपल, भाई उसका रेसिप्रोकल ही तो हुआ, है ना। आसान है, समझते चलना, साथ में मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलो, समझते चलो, साथ में पढ़ते भी चलो। तो यहां से तुमको फॉर्मूला क्या मिल गया, जी इक्वल टू कप्पा ए अपॉन एल, या अगर मैं इसी कप्पा को इधर ले लूं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, जी एल अपॉन ए। छोटे मोटे ये नोटिंग तो आप वैसे भी कर लोगे। फिर से एल को मैं 1 ले लूं, 1 सेंटीमीटर, ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं, तो कप्पा क्या हो गया, जी के इक्वल। मतलब
कंडक्टिविटी जो है सॉल्यूशन की वो डिफाइंड हो गई कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन के। कैसे? जब लेंथ हो जाए 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ऊपर हमने अभी बनाया नहीं था वर्ड्स में, वैसे इसको भी बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, हेलो ठीक है ना। तो जैसे ऊपर लिखा था, अब वैसे ही आप थोड़ा खेल खेलते हैं, देखो ध्यान से। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, देखो मैं 1 मीटर क्यूब बोलता हूं, मतलब समझते हो, लेंथ 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर, तभी तो 1 मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हो गया। तो हमें ये पता ही है हमें कि कप्पा इक्वल टू क्या होता है, जी एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब क्या है, एल अपॉन ए, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी स्टार से। हेलो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। या मैं इसी को ऐसे भी कह सकता हूं, इसी में थोड़ा खेल खेल देता हूं, मैं लिख सकता हूं जी स्टार इक्वल टू, तो कप्पा अपॉन जी, तो कप्पा को कप्पा रहने दो, 1 अपॉन जी को आर लिखते हैं, तो यही फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर, है ना। ये सब फॉर्मूले आप खुद भी खेल सकते हो ऐसे करके, तो अब ये कौन सी बड़ी बात है ना, क्लियर है। अब कप्पा की यूनिट पे बात करते हैं, तो अभी आपने पढ़ ही लिया, तो कौन सी बड़ी बात है आपके लिए कप्पा की यूनिट निकालना। देखो कप्पा क्या होता है, 1 अपॉन रो, और रो की यूनिट अभी हमने पढ़ा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और मैं आपको बताऊं कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, या इसी को हम एक और भी वर्ड यूज करते हैं साइमेंस। क्या यूज करते हैं, साइमेंस भी हम बोलते हैं उसको। ओम इनवर्स के मतलब एक और भी यूनिट है रिप्रेजेंट करने का तरीका, ओम इनवर्स बोलो या साइमेंस बोलो। तो यही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं साइमेन मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर को भी बोल सकते हैं साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और रिलेशन फिर से वही बच्चों वाला, 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। ये इनवर्स था ना, तो 1 अपॉन 100 करेंगे, 100 ऊपर आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा है। ध्यान रखना, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आपके दिमाग में आएगा सर सेंटीमीटर से मीटर में गए तो कम होना चाहिए था, बढ़ गया हो गया, तो ये इनवर्स है ना मेरे ला, 1 अपॉन था ना, तो 1 अपॉन करोगे तो इसलिए बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो, कंडक्टेंस की यूनिट पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ये क्या है, सेल कांस्टेंट की यूनिट, तो एल अपॉन ए, एल मीटर में, ये मीटर स्क्वायर में, तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। मैं सबकी यूनिट क्यों आपको बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी जरूरी है, वैसे भी आपको यूनिट सबके एकदम क्लियरली दिमाग में बैठनी चाहिए। ठीक, तो अब देखो ऊपर जो बात मैंने बोली वहीं फिर से समझा रहा हूँ आपको। कह रहा है कि मान लो, अब वो तो कंडक्टर वनडक्टर की बात चली थी, मान लो आपके पास सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो बात कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है, ये सब प्रोसेस में। तो कह रहा है मान लो आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो कंडक्टिविटी होगी ऐसे सॉल्यूशन की, हेलो, कंडक्टिविटी ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट दिस डाइल्यूशन वी इज रिटन एज केवी। मतलब कंडक्टिविटी को कह रहा है कि केवी से दिखा देंगे, और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होगा तो केसी से लिख देंगे। मतलब बहुत बड़ा लाइन नहीं है, डोंट वरी। तुम्हें लग रहा है कि वो ऐसा बोला, तो छोड़ दो, होल्ड कर दो, होल्ड कर दो, अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें ये बात, छोड़ दो, समझ लो कि ऐसे ठीक है, यहाँ तक समझ में आगे कोई दिक्कत नहीं। अब दो और हमें टर्म समझने हैं, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक है मोलर कंडक्टिविटी और एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो मैं समझाता हूं तुम्हें, मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम से, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा इक्यू से। मैं नीचे बढ़ता हूं, उसके पहले तुम्हें आसान कर देता हूं काम। लेमडा एम किसके इक्वल होता है, लेमडा एम किसके इक्वल होता है मेरे भाई, देखो ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इसका खेल है मोलैरिटी से रिलेटेड। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो इसका खेल किससे रिलेटेड है, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। ये आप ऑब्वियसली सॉल्यूशन वॉल्यूशन पढ़ चुके हो, 11th में भी 12th में भी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आपको पता है कि मोलर मतलब मोलैरिटी से रिलेट कर रहा है ना, और इक्विवेलेंट जब बात आती है तो किससे रिलेट हो जाता है, नॉर्मेलिटी से। बस ये दिमाग में रखो, फॉर्मूला अपने आप में याद हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है, कप्पा इन, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये तुम्हें इस पे कंफ्यूज मत हो। मोलर कंडक्टिविटी मतलब ऐसे देखो,
मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा, कप्पा जानते हो क्या कंडक्टिविटी, इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। हेलो, तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी किसी सोल्यूशन की अगर निकालनी है तो वो क्या है, कंडक्टेंस है ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्विंग v सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। मतलब वही खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ यार, उसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं ना। वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने दूर हैं एक दूसरे से, लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर अपार्ट है ना। तो उसमें कह रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर इस कंडीशन में कि 20 सेंटीमीटर ऑफ द सोल्यूशन है और 1 सेंटीमीटर दूर है इलेक्ट्रोड, उनके बीच में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो जो भी आयंस कंडक्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम से या लेमडा नॉट एम से, उसमें टेंशन मत लो। तो लेमडा एम सीधे मैं बता रहा हूँ तुमको, ये सब कहानी से दूर। लेमडा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, और इक्विवेलेंट क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। बस बात खत्म। देखो फाइनली तुमको यही लेके आया ना, बस सीधे मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, अपने दिमाग का टेंशन हटाओ। अगर मैं बात करूँ कि इसके यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी मेरे लाल, सभी लोग खुद सोच लो। यूनिट की बात मैं क्या करूंगा, ऐसा यूनिट इन्होंने इतना तुम्हें खिला, मैं बस सीधे सीधे आते हूँ। लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, एम क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, वॉल्यूम लीटर, लीटर। मैं चाहूँ तो उसको मीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो देखो मोलरिटी में उन्होंने लिखा है मोल पर मीटर क्यूब या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। कप्पा की यूनिट क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, कप्पा क्या है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी क्या थी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो कप्पा की जगह ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, नीचे मोल पर मीटर क्यूब। मीटर -1 है, मीटर -3 है, जो कटना होगा कट गए, सीधे यूनिट तुम्हें क्या मिल गई, ओम इनवर्स मीटर पे पावर 2 मोल पे पावर -1। नॉट बिग डील। ओम इनवर्स को साइमन लिख सकते हैं, तो यूनिट होगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या सारी चीजें सेंटीमीटर में करी जाए, अगर लेंथ वाली यूनिट सब सेंटीमीटर में ले लें तो यही फॉर्मूला हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कौन सी बड़ी डील है, तुम खुद भी कर लोगे, कौन सा टेंशन है। ठीक है, और साइमन मीटर को साइमन सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो स्क्वायर है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर रखेंगे, पावर 100 बढ़ गया, बस और क्या। और सेंटीमीटर से मीटर में तो -4 हो जाएगा। नहीं, ये सब तुम लोग को टेंशन देगा, ये एक लाइन तुम्हें टेंशन दे रही है यार, आगे चल के तुम्हें पता नहीं कितने लोगों को टेंशन देना है, ये लाइन तुम्हें टेंशन दे रही है। चलो ठीक है ना, ये तो सिंपल सा था। बस यही सारा खेल जैसे हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी के साथ किया, अब हमें वही किसके साथ करना है, हेलो, किसके साथ करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ। जो मैंने फॉर्मूला बोला देख तेरे सामने मेरे लाल, वही आ गया देख, लेमडा इक्यू किसके इक्वल आ गया, पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। सारा खेल उसी के साथ फिर से चलना जैसे चलते हो, सब कुछ वही करना है तुम्हें, उसकी यूनिट्स निकालनी है। फिर से कप्पा की यूनिट वही होगी, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट है, लीटर को आप जान ही रहे हो, पर लीटर को मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, जो भी कटवट के मतलब तुम्हें इसको भी आराम से लिख सकते हो। यूनिट जैसे ऊपर बनाया था वैसे वीडियो पॉज करके तुम खुद ही बना के चेक कर लो ना, इसमें कौन सा है। फिर से मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तुम्हें आता है, तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, हाँ ये तुम कर लोगे, मुझे पता है अपने आप कर लोगे, पॉज करके खुद भी एक बार कर लेना और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब कह रहा है कि क्या रिलेशन है लेमडा एम और लेमडा इक्यू में, तो यार ये रिलेशन तो बड़ा आसान है, खुद से देखो। लेमडा इक्यू क्या कहता है, लेमडा इक्यू क्या कहता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और लेमडा एम क्या बोलता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या बोलती है, वो कहती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। और नॉर्मेलिटी को हम कैसे लिखते हैं, आपने ये चेंज पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी को तुम क्या लिखते हैं, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, या हम इन शॉर्ट लिख देते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो मैं लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी की जगह लिख सकता हूं ना मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो अगर मैं यहां लिख दूंगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो ये पूरी चीज किसके इक्वल हो गई, लेमडा एम के, और ये क्या है, वैलेंसी फैक्टर है, अपॉन के फॉर्म में। मतलब तुम्हारे पास निकल के क्या आ गया, तुम्हारे पास निकल के ये आ गया कि लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू लेमडा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हेलो, यही तो आया निकल के, ये मेरे लाल बोल दो, है ना, यही बात तो निकल के आई।
भाई अगर मैं उसके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने, है ना। हेलो, यही तो निकल के आया, और क्या आया, क्या कहना चाह रहे हो बोलो तो, है ना, आसान है ना ये तो तुम्हें क्या निकल के आया कि लेमडा ई क्यू इक्वल टू क्या है, लेमडा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये रिलेशन आ गया। मतलब तुम्हें एक पता है तो दूसरे के लिए फिर से पूरा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली भी तुम निकाल सकते हो। ठीक, ठीक है, हाँ ना करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया, ठीक, पक्का। तो ये हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े अभी इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टेंस में। इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टेंस क्या है, इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इनके फॉर्मूलेज कैसे बनाएं, कैसे डिफिनीशन इनकी लिख लें, ये सब कुछ यूनिट करके, है ना। इनकी यूनिट्स के बारे में बात किया हम लोगों ने, बात किया मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, इनके यूनिट्स के बारे में बात किया और इनके बीच में रिलेशन के बारे में बात की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो आज की वीडियो को खत्म करते हैं, इसी पर रोकते हैं, एक साथ ज्यादा नहीं, बस उतना ही पढ़ो, रिवाइज हो जाए, फिर अगला वीडियो देखो, तुम्हारे पास तो सब पढ़ा ही है, बस देखना ही है तुम्हें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एज यूजुअल अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय श्री राधे, नमस्कार, टेक केयर बच्चों।